हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो है कि कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा ना दें, और ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये मीटिंग हुई है जो कल 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर लेकर, पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली है कि जिस तरीके से पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, बाजारों में लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये सब पूरी तरीके से तीसरी लहर को बुलावा देने के आप कह सकते हैं कि लक्षण माने जा रहे हैं। और ये इस पर भी उन्होंने विशेष आपत्ति जताई है कि लोगों में एक भावना ये आई है कि तीसरी लहर आने से पहले मौज मस्ती कर ली जाए। इस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सीधे सीधे आमंत्रण है तीसरी लहर को बुलाने का, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर भी भारी पड़ेगी जो इस समय सतर्कता कहीं ना कहीं बरत रहे हैं। तो इस पर भी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वर्चुअल वार्ता हुई है प्रधानमंत्री की, उसमें कोरोना महामारी अपने आप नहीं आती है, ये बोला है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बोला है कि तीसरी लहर के पहले मौज मस्ती कर लेने की दलील को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हिल स्टेशनों, बाजारों में बिना मास्क के भारी भीड़ होना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना चिंता का विषय है। यह सही नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और यह भी बोला है उन्होंने कि मौसम की तरह कोरोना का अंदाजा ना लगाएं। तो ये जाहिर सी बात है, कुछ लोग मौसम का बड़ा अच्छा अंदाजा लगाते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होगी और आने वाले समय में गर्मी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी। तो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया है और बोला है कि इस तरीके से कोरोना को भी मौसम के तरीके ना लें कि उसका अनुमान लगाया जाए। कोरोना को गंभीरता से लेने की जरूरत है। टीकाकरण पर भी उन्होंने जोर दिया है। टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन व टीका लगवाना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी लहर जब चरम पर थी तब विश्व में रोज 9 लाख नए केस मिल रहे थे। धीरे धीरे इनकी संख्या दिन प्रतिदिन 3 लाख पहुंच गई। अब फिर नए मामले बढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कश्मीर के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकी सेना की जो वापसी है सितंबर 2021 तक कंप्लीट होने की बात कही गई है अमेरिका द्वारा, जो बाइडेन द्वारा, और उसमें लगभग 50 से 60% तक अमेरिका सेना की वापसी हो भी चुकी है। उसके बाद तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हावी हो रहा है, उसके प्रांतों पर कब्जा कर रहा है, उसमें भारत को नुकसान व्यापारिक तौर पर ही नहीं, जैसे कि वहाँ पर $3 अरब की परियोजनाएं जो भारत की चल रही थी वो अब अधर में पड़ गई हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा भारत का लग चुका है। वहाँ कई कर्मचारी भारत के कार्य कर रहे हैं, कई मजदूर काम कर रहे हैं। उन सब की चिंता तो है ही भारत सरकार को। उसके साथ भी सत्ता पे अगर तालिबान आता है तो कश्मीर के लिए भी बड़ा खतरा माना जा सकता है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान समर्थित माना जाता है और पाकिस्तान किसी भी हालत में कश्मीर को अपनाना चाहता है। तो ये एक कह सकते हैं कि अंदाजा लगाया जा रहा है। अधिकांश जानकार ये भी मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज होने से कुछ महीने दूर है। ऐसे में भारत की चिंता सिर्फ वहां अपनी अरबों डॉलर की परियोजनाओं और वहां काम कर रहे भारतीय नागरिकों की ही नहीं, बल्कि तालिबान के आने से कश्मीर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी है। तालिबान का इस्तेमाल पूर्व में भी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की मजबूत होती संभावनाओं को देखते हुए भारत को कश्मीर को लेकर सुरक्षा चौकसी और मजबूत करनी होगी। देश के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि तालिबान का मजबूत होना सीधे तौर पर कश्मीर के हालात से जुड़ा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। ये अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है काबुल। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नहीं रहा 1983 विश्व कप का हीरो। यशपाल शर्मा का निधन हो गया। वो मध्य क्रम के बल्लेबाज थे और 1983 में जो इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके
उन्होंने जो वनडे अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे कैरियर में टोटल 40 पारियां खेली हैं और वो कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी में रणजी में जो क्रिकेट रणजी मैच खेले हैं उसमें 3 टीमों के लिए खेला है। पंजाब, हरियाणा और रेलवे का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। 160 प्रथम श्रेणी मैचों में 8,933 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक शामिल हैं। 2004 में महेंद्र सिंह धोनी को राष्ट्रीय टीम में पहला मौका इन्होंने ही दिया था, उस चयन समिति के हिस्सा थे। और आप कह सकते हैं कि जो तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली और टीम के कोच ग्रेग चैपल के बीच 2006 में जब ठन गई थी तो यशपाल शर्मा ने ही उसमें गांगुली का पक्ष लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये IBPS स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है जो बैंक की तैयारी करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में होगी बैंकों की क्लर्क भर्ती परीक्षा। आपने देखा होगा कि जो RRB है, रीजनल रूरल बैंक, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन देता है। उसी तरीके से अब IBPS भी इस तैयारी में जुट गया है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगले 15 दिनों में कमेटी अपनी सिफारिश देगी, उसके बाद ही IBPS की परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अभी रीजनल रूरल बैंक की भर्ती परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में दी जा सकती है। इसमें 2 भाषाओं में परीक्षा दी जाती थी, हिंदी और इंग्लिश। उसमें ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? ऐसा होता है कि जब क्लर्क का चयन होता है तो जब वो दूसरी जगह कार्य करने जाता है, दूसरे क्षेत्र में, तो उसको वहाँ की स्थानीय भाषा की काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आर्थिक सुधारों वाले विधेयकों को पारित करवाने पर होगा जोर। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर से जो प्रभावित अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए कई कानूनी संशोधनों को लेकर अब सरकार देरी के मूड में नहीं है। और जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 19 तारीख से, उसमें आर्थिक गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले 1.5 दर्जन विधेयक पारित करवाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इसमें दिवालिया कानून यानी कि इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड IBC में संशोधन भी शामिल है। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कर्ज न चुकाने वाले बकायेदारों से निर्धारित समय के अंदर कर्ज वापसी के प्रयास किए जाते हैं। इस कोशिश से बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार लाया जाता है। IBC 2019 ने IBC 2016 की जगह ली है। उसके तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन की ओर से किए गए आरोपों के लिए नए खरीदार पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी कि अगर पिछली कंपनी ने फ्रॉड किया है या फिर कुछ पैसे लेके भाग गई है, फिर जब उसका कोई नया मालिक यानी कि उसका अधिग्रहण करता है तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें 2021 में सरकार ने IBC में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। अब अध्यादेश की जगह संशोधित कानून लाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद छोटे और मझोले क्षेत्र की कंपनियों में बड़ी संख्या में दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। संशोधित कानून के माध्यम से छोटी व मझोली कंपनियों में दिवालिया प्रक्रिया को काफ़ी सुविधाजनक तरीके से और बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, गुजरात में भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की तैयारी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुजरात सरकार की जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का मसौदा पेश किया गया था। उसके बाद ही असम ने भी इस पर कार्रवाई की करते हुए नई जनसंख्या नीति लागू करने का भरोसा जताया है और अब गुजरात भी इसमें आगे आ रहा है। ऐसे ही और भी कई राज्य हैं जो नई जनसंख्या नीति लागू कर सकते हैं, इसलिए केंद्र पर भी दबाव है कि वो इस तरफ कदम बढ़ाए और एक केंद्रीय जनसंख्या नीति लागू की जाए। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 2005 अमल में है, जिसके तहत 2 बच्चों से अधिक होने पर दंपत्ति स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें संशोधन कर 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ व सब्सिडी आदि से भी वंचित करने की नीति लागू की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हिमाचल के 28वें राज्यपाल।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मानते हैं कि गोवा की मुक्ति में हिमाचल प्रदेश के लोगों की अहम भूमिका रही है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने कांगड़ा जिला के राम सिंह का जिक्र भी किया। बकौल राज्यपाल 1961 में गोवा को पुर्तगाल शासन से मिली मुक्ति, लेकिन इसके पहले मुक्ति आंदोलन यानी गोवा लिबरेशन मूवमेंट में हिमाचल प्रदेश के कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसमें कांगड़ा के राम सिंह एक थे। मैं उनके परिवार को ढूंढकर मिलने का प्रयास करूंगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं और गोवा के लोग ऋणी हैं। उन्हें प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि 35,000 करोड़ की जीएसटी चोरी। अब सबसे पहले हम इसमें जीएसटी के बारे में जानते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी। जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। इसके लागू होते ही सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष करों से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी जगह जीएसटी लगेगा, जो देश में एक कर एक कानून का माहौल बनाएगा। जीएसटी देखिए 4 प्रकार की होती है। पहली जीएसटी है सीजीएसटी, जिसमें केंद्र के हिस्से का टैक्स बोला जाता है इसे। फिर होता है एसजीएसटी, ये राज्य के हिस्से का टैक्स बोला जाता है। फिर है यूजीएसटी, ये केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स बोला जाता है। और फिर है आईजीएसटी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से का टैक्स होता है। अब देखते हैं इस न्यूज में क्या है कि जीएसटी चोरी को लेकर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते गत वर्ष यानी 2020-21 में 35,000 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं कि चोरी 8,000 मामलों का भांडाफोड़ किया गया है। जीएसटी की चोरी मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी प्रावधान के दुरुपयोग के तहत की जा रही थी। तो अब हमें यह जानना है कि आईटीसी क्या है। तो आईटीसी के बारे में जान लीजिए। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इनपुट क्रेडिट, इसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इनपुट क्रेडिट का मतलब बिक्री पर टैक्स का भुगतान करते समय आप उस टैक्स को कम कर सकते हैं जो आपने पहले ही खरीद कर चुकाया है। यह अवधारणा पूरी तरह से नई नहीं है, क्योंकि यह जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी कि सेवा कर, वैट और उत्पाद शुल्क के तहत पहले से ही मौजूद है। तो आपने समझा कि आईटीसी वह कर है जो एक व्यवसाय खरीद के लिए भुगतान करता है। बिक्री होने पर इसका उपयोग कर देयता को कम करने के लिए किया जा सकता है। जब कोई व्यापारी उपभोक्ताओं को बिक्री करता है तो माल के HSN कोड और स्थान के आधार पर जीएसटी एकत्र किया जाता है। सीजीएसटी जैसा आपको बताया केंद्र के हिस्से का टैक्स, और जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टर के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी चोरी में सीए, वकील जैसे 14 पेशेवर सहित 426 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी अधिकारी धोखेबाजों को पकड़ने के लिए आधुनिक आईटी टूल, डिजिटल साक्ष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्य सरकारी विभागों से सूचना भी जुटा रहे हैं। अभियान के दौरान कुछ जानी मानी कंपनियों के खिलाफ फर्जी आईटीसी का लाभ लेने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। सरकारी खजाने को फर्जी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तलाश और उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द ही तेज होने की संभावना भी इसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी एनटीपीसी। तो हमें सबसे पहले इसमें यह जानना चाहिए कि एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बीएसई यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है। इसमें वर्तमान में भारत सरकार का हिस्सा 89.5% है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी।
अब इसमें और क्या है हमारे लिए जानने लायक कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी गुजरात के कच्छ में 4,750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी सहायक शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि इसमें जो मुकेश अंबानी की अधिकृत रिलायंस है, उसने भी बोला है कि वो गुजरात में ही बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाएगी। और उसके अलावा अदानी ग्रुप ने भी गुजरात में तेजी से अपनी सोलर प्लांट क्षमता को विस्तार करने में जुट गया है। तो इस तरीके से अब जो अभी तक यहाँ पर बिजली बनाने की क्षमता 6,600 मेगावाट थी, उसे वर्ष 2032 तक 60,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें इसका बड़ा हिस्सा गुजरात में ही होगा। कंपनी की 1800 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि इसके लिए पूंजी का इंतजाम कैसे होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमानस, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य से बिजली पैदा करने की इसमें ये योजना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भीम यूपीआई से भूटान में भी कर सकेंगे भुगतान। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भीम ऐप क्या है। देखिए, भीम ऐप जिसका फुल फॉर्म है भीम ऐप का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। इसे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भीम यूपीआई के जरिए आए 40,000 रुपये, मतलब कि यूपीआई के जरिए इसे लागू किया गया था। और आप इसे 40,000 रुपये एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको 40,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो ऐप है वो 13 भाषाओं में जारी है, यानी कि 13 भाषाओं में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कि ये यूपीआई के तहत कार्य करता है। तो यूपीआई क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए, यूपीआई जो है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म से एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एकल ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। तो एनपीसीआई के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि भारत की भीम यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला भूटान पहला देश बन गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योंगपो नेमसे सेरिंग ने भीम यूपीआई लॉन्च किया। भारत इंटरफेस मनी यानी कि भीम डिजिटल ऐप जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से काम करता है। यूपीआई भारत का रियल टाइम में तत्काल भुगतान करने वाला सिस्टम है जो सैकड़ों बैंकों से जुड़ा है। भूटान में भारत के रुपए कार्ड का चलन पहले से है। तो आपको भीम ऐप और यूपीआई के बारे में पता चल गया। अब हम इसमें एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट कह सकते हैं कि संस्था है जो देश में भुगतान यानी कि रिटेल पेमेंट और निपटान यानी कि सेटलमेंट सिस्टम के संचालन का काम करती है। एनपीसीआई के नीचे आईएमपीएस, यूपीआई, रुपे जैसे प्रोडक्ट काम करते हैं। और इसके बाद ये लागू हो रहा है भूटान में। तो भूटान के बारे में भी जान लीजिए। भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि अर्बद यानी कि लैंडलॉक के रूप में है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुगधुल है। ब्रिटिश प्रभाव के तहत आप कह सकते हैं कि 1907 में यहाँ पर राजशाही तंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद 3 साल बाद ही एक नया समझौता हुआ और ये बताया गया कि
कि ठीक है आप अपने देश को खुद चला सकते हैं, लेकिन जो विदेश नीति है वो इंग्लैंड द्वारा तैयार की जाएगी। तो वहाँ पर नीति जो है, विदेश नीति, वो इंग्लैंड द्वारा तैयार की जा रही थी। लेकिन जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इंग्लैंड की यहाँ से वापसी हुई, तो उसने ये जिम्मेदारी भारत को सौंप दी। ये जिम्मेदारी उसने भारत को सौंप दी थी। लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो चाइना के तहत समझौता किया, उसका भुगतान तिब्बत आज तक कर रहा है। भूटान की आपको करेंसी और कैपिटल भी पता होनी चाहिए। करेंसी है यहाँ की न्यूगुल्ट्रम और कैपिटल है थिम्पू। तो इस न्यूज़ में, इस जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, इसमें आपने कई चीज़ें देखी। भीम ऐप, यूपीआई, एनपीसीआई और भूटान के बारे में विस्तृत जानकारी देखी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ लिया है हमने एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है सत्ता के नशे में चूर सी जिनपिंग। और ये आर्टिकल लिखा है तिब्बत एवं चीन मामलों के विशेषज्ञ और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। इस आर्टिकल में बेसिकली चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उनको सत्ता के नशे में चूर बताया गया है। वो किस तरीके से अपने आप को महान समझते हैं और अपना एकाधिकार समझते हैं, विश्व को डराने की कोशिश करते हैं, चीन को महाशक्ति बनाने की तरफ कह सकते हैं ख्याली पुलाव बनाते हैं। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। उससे पहले हम चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए 1949 में माओत्सो तुंग द्वारा पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चीन गणतांत्रिक समाजवादी देश बना। चीन पूर्ण रूप से कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। उसको ब्रिटेन ने 1840 से अपना अर्ध उपनिवेश यानी कि गुलाम बनाया था। 1911 में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में अंतिम राजवंश छिंग वंश का तख्ता पलटकर चीन लोक गणराज्य की स्थापना की गई। चीन को पहले सीनो, सीने, सेरेस नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ आपने सुना होगा कि ड्रैगन बोला जाता है इसे। तो ड्रैगन क्यों बोला जाता है? ड्रैगन चीनी लोगों को महान सम्मान की भावना प्रदान करता है। इसे अक्सर पवित्र ड्रैगन कहा जाता है। प्राचीन चीन के सम्राट खुद को ड्रैगन मानते थे। ड्रैगन शाही अधिकारी का प्रतीक भी है। चीनी लोग अपने को ड्रैगन का वंशज मानते हैं। अब आते हैं आर्टिकल पर कि खुद को जीवन भर के लिए चीन के सर्वोच्च पद पर नामित करने पर आमादा सी जिनपिंग हताशा में कई ऐसे खतरनाक कदम भी उठा रहे हैं जो सोवियत संघ की तर्ज पर चीन को टुकड़े टुकड़े कर देने पर आमादा है। चीनी राष्ट्रपति सर्वोच्च शासक की गद्दी जीवन पर्यंत अपने नाम लेने के लिए इस हद तक उतर आए हैं कि कई बार शालीनता और अपने पद की गरिमा भी खो देते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में इनकी पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह था, उसमें इन्होंने जनता को संबोधित किया और इस तरीके से धमकी दे डाली विश्व को, खासतौर पर अपने पड़ोसियों को, कि अगर कोई चीन की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे कुचल दिया जाएगा और लहूलुहान कर दिया जाएगा। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत के बारे में जानने वालों को उम्मीद नहीं थी कि अपनी पार्टी के शताब्दी समारोह में गरिमामयी मौके पर वह अपनी ताकत का ऐसा अहंकारी अंदाज में प्रदर्शन करेंगे। जब सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेता निकिता खुश्चेव ने ऐसे ही मौके पर दहाड़ते हुए सभी पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली थी, तो मतलब यहाँ पर सोवियत संघ की बात हो रही है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ 16 छोटे टुकड़ों में बट गया था, यानी कि 16 छोटे देश बन गए थे। अब चेयरमैन माओ के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में यह नियम बना हुआ था कि चीनी राष्ट्रपति और पार्टी महासचिव पद पर कोई भी नेता 5-5 साल के 2 कार्यकाल से अधिक बार नहीं चुना जाएगा। लेकिन 2012 में सत्ता पर आते ही सी ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया और उन्होंने 2018 में इस नियम को रद्द कर दिया। इससे पहले 2013 में पार्टी के भीतर जोड़ तोड़ करके वह चीनी सेना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन यानी प्रधान सेनापति का पद भी हथिया चुके हैं। इस साल अक्टूबर में होने जा रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 21वें अधिवेशन में वह ऐसा प्रस्ताव पारित करने का माहौल बनाने में जुटे हैं जिसमें वह जीवन भर देश का सर्वोच्च नेता मान लिया जाए। जापान के सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने से लेकर दक्षिणी चीन सागर में चीनी समुद्री तट को 2-3 हजार किलोमीटर दूर के फिलीपींस और ब्रुनेई समेत दर्जन भर देशों के इलाकों को अपना बताने और हिंद प्रशांत
हिंद महासागर तथा अरब सागर तक अपनी सेना को तैनात करने जैसे कई हेकड़ी भरे कदम वो उठा चुके हैं। भारत के हाथों सी की हाल में फिर से किरकिरी तब हुई जब मोदी सरकार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के लिए अपने किसी नेता को नहीं भेजा और ना ही सी को बधाई दिया। इसके 5 दिन बाद ही तिब्बत के जो धार्मिक निर्वासित शासक हैं धर्म गुरु दलाई लामा को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिससे सी को खास तौर पर आपत्ति हुई होगी। अमेरिका ने भी दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। अक्टूबर अधिवेशन से पहले सी को यह सब नागवार गुजर रहा है। खिसियाई चीनी सत्ता ने पहले तो भारत और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला, फिर ग्लोबल टाइम्स भारत और चीन के बीच दोस्ताना संबंधों की दुहाई देने बैठे। 1 जुलाई को अपने भाषण में सी ने ताइवान का नाम लेकर धमकी दी थी कि ताइवान के विलय को लेकर हमारा इरादा एकदम अडिग है। लेकिन उसी सप्ताह जब चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए उसके क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे तो ताइवान ने उनका मुकाबला करने के लिए अपने विमानों को भेज दिया। इस अप्रत्याशित जवाब से ने चीनी विमानों को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। चीन इसलिए भी मुश्किल में है क्योंकि दुनिया यह मानने को मजबूर हो रही है कि कोरोना वायरस उसी ने फैलाया है। ज़्यादातर देश चीन के खिलाफ लामबद्ध होने लगे हैं और आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र में इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। अब इसकी आशंका बढ़ रही है कि चीन का स्थायी शासक बनने की सनक में सी जिनपिंग अक्टूबर से पहले कहीं भारत, जापान, ताइवान या वियतनाम जैसे किसी देश के साथ कोई नया सैन्य टकराव न शुरू कर बैठे। नेक्स्ट आर्टिकल है आतंकवाद की खुली छिपी पैरवी। जिस तरीके से लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए और उसके बाद अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि चुनाव से पहले भाजपा इस तरीके के कांड करवाती है ताकि हिंदू लोगों का समर्थन उन्हें मिल सके। इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। हालांकि ये आर्टिकल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है तीसरी लहर की आशंका। पहले ही न्यूज़ में इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया है, लोगों को समझाया है कि इस पर इतना लापरवाही दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सीधे तौर पर तीसरी लहर को आमंत्रण है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत समर्थक देवबा ने संभाली नेपाल की कमान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को आदेश दिया गया था कि वो प्रधानमंत्री के पद पर शेर बहादुर देवबा की बहाली करें और जो 12 से 19 नवंबर तक संसदीय चुनाव की घोषणा की गई थी उसको स्थगित कर दिया गया है। इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये भारत के समर्थक माने जाते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें गत 21 मई को उन्होंने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। साथ ही 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी। 75 वर्षीय देवबा को संविधान के प्रावधानों के तहत संसद में 30 दिनों के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। अब ये 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब की 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। पिछली बार ये जून 2017 से फरवरी 2018 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वह इस फिर पद पर 2004 से 2005 तक थे और जुलाई 2001 से 2002 और 95 से 97 तक, यानी और इस बार ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, कैपिटल है काठमांडू। फ्रांस में अमेरिकी कंपनी गूगल पर 4400 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि फ्रांस ये विवाद जो है वो प्रशासक चाहते हैं कि गूगल उनके समाचारों के इस्तेमाल के लिए उनको भुगतान करे। अगर उनकी कोई न्यूज़, फ्रांस की अगर कोई न्यूज़ गूगल पर दिखाई जा रही है तो उसके लिए फ्रांस की एजेंसियों को भुगतान किया जाए। फ्रांसीसी प्राधिकरण ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर गूगल ने समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने के संबंध में 2 माह के भीतर प्रस्ताव पेश नहीं किया तो उस पर रोजाना 9 लाख यूरो करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अमेरिका की इस दिग्गज कंपनी ने फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए एक बयान में कहा कि समाधान निकालने के लिए अच्छी नीयत के साथ बातचीत की जा रही है। कुछ प्रशासकों के साथ समझौते के करीब भी हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। फ्रांस के बारे में जान लीजिए
कि यहाँ की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी और यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने कैलिफोर्निया में की थी। फिर है दुनिया में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने ये अब आशंका जताई है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो विश्व भर में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इसके जो प्रमुख हैं टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। इसके चलते नए मामलों और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह वेरिएंट 104 देशों में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि विश्व भर में जल्द ही डेल्टा हावी हो सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार चौथे सप्ताह कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिंता की बात यह है कि 10 हफ्ते तक गिरावट के बाद मौत के मामले फिर बढ़ने लगे हैं और डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में 34,000 नए केस मिले हैं और 24 घंटे के दौरान 34,471 नए मामले मिले हैं। यहाँ छठे दिन है जब 30,000 से अधिक मामले मिल रहे हैं। अब हम डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की ये संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये आज का 14 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।